Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, A-Late, CLAT PG, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए आज के सेशन को आगे शुरू करते हैं। उससे पहले आज एक सुबह में उठा तो एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे इंस्टाग्राम में आप में से किसी का आया। पहले तो देखो ये बहुत छोटी उम्र है ये सब करने के लिए, लेकिन तब भी आप लोगों का एक क्वेश्चन था तो मैं एक जनरल सेंस में आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि लव वर्सेस कैरियर या फिर लव वर्सेस पढ़ाई, इस तरीके की बातें मेरे से किसी ने पूछी थी कि स्टूडेंट थे तो उनका अपना ये था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चुनने की जरूरत नहीं है। आपका लाइफ में ये लव को जगह पे आप दोस्ती भी ले सकते हो। जैसे कि आप बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कि फ्रेंडशिप करें या दोस्तों के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करें, या कभी कभी दोस्त आपको जो है वो आगे करने के लिए मोटिवेट करते हैं, कभी कभी वही लोग आपको पीछे खींचते हैं। सेम चीज गोज इन लव। तो जो भी ऐसे रिलेशन आप बना रहे हैं, अगर वो आपको चीजों को लेके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, दे आर मोटिवेटिंग यू, उनके वजह से आपको हेल्प मिल रही है आपके काम में, आपके पढ़ाई में, तो भाई चुनना ही क्यों है, साथ में लेके चलो ना, बैलेंस करो। बट अगर आपको लगता है कि कोई आपको पीछे धकेल रहा है, वो आपकी बात नहीं समझ रहा है, वो जान के आपको चाह रहा है कि भाई आपकी जो भी सिचुएशन है आप उससे खराब स्थिति में हो जाएं, जबरदस्ती आपको और तंग कर रहा है और प्रेशर कर रहा है, तो फिर चाहे वो ऐसी दोस्ती हो, चाहे फिर वो ऐसा कोई भी रिलेशन हो, आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो देयर इज नथिंग टू चूज। अगर कोई भी चीज आपको आगे बढ़ा रही है तो उसको साथ लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई भी चीज आपको पीछे लेके जा रही है तो आप उन चीजों को छोड़ सकते हैं, नो दिक्कत, नो परेशानी। आगे बढ़ते हैं। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी का विजेता बैच, जो कि 2023 का पेपर दिसंबर में होने वाला है। क्लैट पीजी का अचीवर्स बैच दिसंबर 2023 में, जो 22 में जो पेपर है 23 का वाला, यहाँ पे सारे बैचेज हैं ये। एनालिसेट का हमारा 2023 का बैच चल रहा है। क्लैट यूजी 2024 के लिए अवेंजर बैच चल रहा है। क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स ले सकते हैं जिसमें 7 बुक्स आपके घर आएंगे, साथ ही साथ 50 मॉक्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा क्लैट, एलेट, एनालिसेट, क्लैट पीजी, ड्यू एलएलबी, इनके मॉक्स भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पे डिटेल है, डेमो क्लासेस हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप जाके वहीं से इनरोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। बात करते हैं एडिटोरियल की। 3-4 आर्टिकल्स हमें देखने हैं, जैसे कि एक तो यह है चाइना 20th पार्टी कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो आर्टिकल है, इसके अलावा एक यहाँ पे म्यांमार से रिलेटेड आर्टिकल है, ये देखा जाएगा। एंड देन यहाँ पे क्राउडेड एट द टॉप, ये आर्टिकल देखा जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला एक आर्टिकल है द रोड टू चाइनाज 20th पार्टी कांग्रेस। गाइस ये आर्टिकल बेसिकली अभी आया क्यों है, क्योंकि चाइना की 20th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस जो है वो इस साल होने वाली है। पहले थोड़ा सा मैं आपको चाइना के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो हम लोग सुनते हैं कि सर चाइना तो एक सोशलिस्ट कंट्री है, चाइना तो एक कम्युनिस्ट कंट्री है ना, दोनों चीजें आप सुनने को मिलती है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर है क्या एक्चुअली में, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो चाइना जो है ना, जो इनकी इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट है। इकोनॉमी में मतलब बेसिकली जो भी मार्केट में बिजनेस है या जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज कम्युनिस्ट, वो सोशलिस्ट आप कह सकते हो। वैसे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर सरकार ही सब कुछ करती है, और कैपिटलिस्ट में प्राइवेट प्लेयर्स को मार्केट में जगह दी जाती है। जैसे कि इंडिया में 1992 से पहले जब एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए थे तो हमारे यहाँ भी ज्यादा सोशलिस्ट वाला स्ट्रक्चर था। आफ्टर दैट थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ इंडिया ने भी कदम बढ़ाया। तो ये चीजें हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है इंडिया की काइंड ऑफ वही है। चाइना का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट इज कंप्लीटली कम्युनिस्ट, और जो इनका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली कैपिटलिस्ट है। अब बात करते हैं अभी क्या चल रहा है। देखो चाइना का 20th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेस होने वाला है, जिसमें अगले फ्यूचर लीडर चुने जाते हैं। प्रोबेबली 99.9% उम्मीद है कि जी जिनपिंग साहब भी फिर से कंट्रोल लेने वाले हैं। देखिए पहली बार जी जिनपिंग जी 2012 में आए थे, अब 2022 आ चुका है, और अब इनमें और उस समय में काफी अंतर आ चुका है। देखो जब 2012 में चाइना में जी जिनपिंग जी लीडर की तरह आए होंगे, उस समय चाइना इकोनॉमी अच्छी थी, लेकिन आज जिस लेवल पे है वो इस लेवल पे नहीं है। ऑल दो एक और पॉइंट भी है, पहले जब ये आए थे तब इतना इनका पंगा नहीं चलता था अलग अलग कंट्री से, लेकिन अब है। जैसे कि इंडिया के साथ डिस्प्यूट है, यूएस के साथ डिस्प्यूट है, ताइवान के साथ डिस्प्यूट है, इसके अलावा और भी जो आसपास की कंट्री है सबके साथ इनके थोड़े थोड़े डिस्प्यूट चलते रहते हैं। लेकिन इकोनॉमी में काफी स्ट्रॉन्ग एक कह सकते हो एक पावर बन के चाइना जो है वो उभर रही है, और इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत जल्दी यूएस को भी पिछाड़ देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये राइटर जो है उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि जब तब जी जिनपिंग आए थे तब क्या था, अभी क्या। इसमें देखो कुछ पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, मे बी कहीं आ जाए कहीं फंस जाए।
जैसे कि बिटवीन कब आए थे पहली बार 2012 में, ठीक है। कौन सी नंबर की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस हो रही है, 20th हो रही है, बाकी और कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली एक न्यूज ही है, एडिटोरियल तो क्या ही, ये न्यूज है, क्राउडेड एट द टॉप। एक बहुत ही भारत के लिए ये गर्वशाली बात है कि आर प्रगंधा, ये चेन्नई बॉर्न प्लेयर है चेस के, इन्होंने FTX क्रिप्टो कप के अंदर मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्ल्ड विनर है, इतने बड़े नाम है चेस की दुनिया में, उनको हरा दिया। और ऑल्दो ही इज नॉट द विनर, ये रनर अप रहे हैं, नॉर्वेंगन जो है वो विनर रहे। लेकिन ये भी एक बहुत बहुत मतलब गर्वशाली बात है कि एक 17 साल के भारतीय मूल के निवासी ने, चेन्नई के ये हमारे प्लेयर हैं, इन्होंने ये काम किया है। और मैग्नस कार्लसन एज ए गॉड ऑफ चेस की तरह इनको देखा जाता है, उनको इन्होंने हराया है। तो ये एक न्यूज थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसके बाद देखो एग्जीक्यूशन इन म्यांमार, ये क्या है, ये न्यूज पे आते हैं, थोड़ा समझते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने की। म्यांमार में अभी हुआ क्या कि ऑन सुन सुई जी जो है ना, उनको फिर से 6 साल की सजा और बढ़ा दी गई है, ठीक है। इसके अलावा पहले भी 12-13 लीडर्स को इन्होंने सजा दी थी। म्यांमार में हो क्या रहा है, पहले हम इस पे आते हैं, फिर आएंगे अभी कहानी पे। देखो म्यांमार, जैसे भारत को 1947 में आजादी मिली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। उसके बाद 2-3 साल वहां पे सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर कैसे हुआ, देखो वहां पे बहुत सारे ना एथनिक ग्रुप्स हैं, तो वो आपस में क्लैश कर गए कि हम हमारा चलाएंगे, हम हमारा चलाएंगे। इसके वजह से आर्मी ने चीजों को कंट्रोल ले लिया और 1951 तक वहां पे आर्मी की सरकार जो है वो स्टेब्लिश हो गई। सरकार नहीं, आर्मी ने कंट्रोल ले लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1951 से 1990 तक जो है आर्मी प्रॉपर चलती रही, आर्मी का पूरा कंट्रोल रहा। आप थोड़ा सा देखिए, मैप देखिए, ये म्यांमार है, ये इंडिया है। तो इंडिया ने भी ना इवन 1990 तक म्यांमार से कोई रिश्ते नहीं रखे। हमारे गवर्नमेंट ये कहती थी कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हम नहीं करेंगे, हम मिलिट्री से बात नहीं करेंगे। बट 1990 तक आते हुए इंडिया को समझ में आ गया कि हमें भी म्यांमार की जरूरत है। तो अभी हम आएंगे उस मैटर पे, पहले थोड़ा सा म्यांमार की कहानी जानते हैं। तो 1990 के आसपास तक जो है ऑन्ग सुन सुई जी जो है, ये डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगी, और भी बहुत सारे फैक्शन से डेमोक्रेसी की डिमांड आने लगी। जब ये चीजें होने लगी तो काफी ज्यादा मिलिट्री जो है प्रेशर में आई, प्रॉब्लम हुई, इंटरनेशनल प्रेशर भी आने लगा। तो 2008 में फाइनली जो है वहां की मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की मंजूरी दे दी। 2008 में म्यांमार को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है और फिर उसके बाद इलेक्शन होने की बात होती है। 2008 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो मिलिट्री जो है ना खेल खेल जाती है। क्या खेल खेल जाती है, 25% पार्लियामेंट की सीट रिजर्व कर लेती है अपने लिए। दूसरा कि कोई भी बंदा जिसका स्पाउस फॉरेनर है, ही कैन नॉट बी द हेड ऑफ द स्टेट। ऑन्ग सुन सुई जी की जो हस्बैंड है ना वो फॉरेनर है, तो इसलिए वो बाहर हो गई। वो अब भाई सीधे हेड नहीं हो सकती हैं, लेकिन उनकी पार्टी तो जीत सकती है और उनका बनाया हुआ बंदा जीत सकता है। तो 2015 में उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है सत्ता में आती है, उसमें इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ लीडर रहता है। ये आपकी पीछे से पूरा बैकग्राउंड जो है चला रही होती हैं। 2020 तक चीजें आती हैं, 2020 में फिर इलेक्शन होता है और इस बार भारी बहुमत से ऑन्ग सुन सुई जी जो हैं वो जीत जाती हैं। अब मिलिट्री को ये डर लगता है कि भैया ये अब सत्ता में आ गई हैं, पावर के साथ आई हैं, बहुमत के साथ आई हैं, कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो 25% चीज हमने रिजर्व करी थी मिलिट्री के लिए पार्लियामेंट के अंदर, उसे खत्म ना कर दें। और इसीलिए वहां की मिलिट्री ये कहती है कि रिगिंग इन द इलेक्शंस हुए हैं और इसके बाद सत्ता पलट कर देती है, मिलिट्री रूल आ जाता है। उसके बाद से वहां पे काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफी सारे लीडर्स को जेल भेजा गया है और इसमें अभी रिसेंटली जो है ऑन्ग सन सुई की जी को 6 साल की सजा और बता दी गई है। नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं ये, और इस तरह की चीजें हो रही है। इंटरनेशनल काफी प्रेशर भी है, लेकिन म्यांमार जो है वो अपने तरीके से चल रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर इंडिया का क्या है, इंडिया कुछ कह क्यों नहीं रहा है, म्यांमार से इंडिया क्यों नहीं कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो, डेमोक्रेसी लेके आओ। तो इसका देखो सिंपल सा जवाब ये, मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूँ। ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है, ये म्यांमार है। हमारे यहाँ पे ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको पता है कि काफी सारे इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं जो काफी सारी चीजें करते हुए गतिविधियां खराब कर करके इधर से म्यांमार भाग जाते थे, ठीक है। तो इन इंसर्जेंट्स को पकड़ने के लिए भारत की आर्मी को म्यांमार की आर्मी की बहुत जरूरत है इन बॉर्डर एरियाज में। इसीलिए हमारा वहां की मिलिट्री के साथ एक कॉपरेशन है और इसीलिए डायरेक्टली इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है। ऑल्दो इंडिया इनडायरेक्टली हमेशा ये बोलता है कि वी होप कि वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाए, पीस एंड ऑर्डर रहे, और इस तरह की चीजें सुनने में आती रहती है। तो ये बेसिक चीज थी रिगार्डिंग इस पूरा मसला, एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। द कंट्रोवर्सी अराउंड द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, क्या है ये कंट्रोवर्सी, ये भी देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, न्यू दिल्ली में एक एक्साइज पॉलिसी आई 2021 से 22 के दौरान, नवंबर में ये लॉन्च की गई थी,
जिसमें बेसिकली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो शराब को बेचना जो है बहुत ईजी कर दिया गया था। दिल्ली में बहुत सारी शॉप्स हो गई थी, प्राइवेट वेंडर्स कहीं भी दुकान डाल सकते थे। इसके अलावा एक के बाद एक के साथ एक शराब भी फ्री मिल रही थी। जैसे कि आप किसी दूसरे स्टेट में 1,000 रुपए की कोई बोतल खरीदने जा रहे हो, दिल्ली में होता यह था कि 1,000 पे एक बोतल पे एक और बोतल फ्री। इस तरीके की चीजें हो गई थी। इसका मेन पर्पज ये था कि अल्कोहल की सेल ज्यादा हो और सरकार की जो है वो इनकम ज्यादा हो, दिल्ली सरकार की इनकम ज्यादा हो। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने इस तरीके का फैसला इसलिए लिया था कि जो कुछ लिक्कर बेचने वाले हैं उनको फेवर दिया जाए और उसके बदले में कुछ पैसा जो है या फिर कुछ इस तरीके की चीजें जो भी फेवर है वो इन्होंने लिए हैं। तो इसी के ऊपर आरोप लगा हुआ है और वही पूरा मामला चल रहा है। सीबीआई की जांच लगी हुई है, देखते हैं क्या होता है। ऑल्दो एक बात तो है कि यार करप्शन तो ठीक है, बट क्या दिल्ली इज ओनली स्टेट जहां पे करप्शन हो रहा है? अगर हो तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। इतने बड़े बड़े करप्ट लोग हैं भाई, उनको भी देखा जाए, सिर्फ एक जगह पे फोकस ना किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, सीबीआई के द्वारा। तो ये चीज थी। केरला सवारी इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस एज अ पब्लिक ऑप्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि केरला के अंदर में थोड़ी सोशलिस्ट टाइप की सरकार है, रहती है, जहां पे ऐसा होता है कि भैया गवर्नमेंट चीजों को कंट्रोल करती है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स को। तो उसी का एक और एग्जाम्पल आपके सामने आया है। केरला के अंदर केरला सवारी इकलौती भारत की ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च करी जा रही है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को। केरला सवारी इज एन ऑनलाइन टैक्सी सर्विस प्लेटफॉर्म जो कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जा रहा है। इसमें जो भी वहां पर टैक्सीज हैं और ऑटो रिक्शाज हैं वो इनरोल्ड रहेंगे। जैसे आप ओला उबर में राइड बुक करते हो वैसे राइड बुक करोगे। आपको सर अंतर क्या आएगा? तो देखो ओला उबर क्या करते हैं कि समय के साथ ना डिमांड के साथ पैसा बढ़ा देते हैं, वो ये नहीं करेगा। इसका फिक्स चार्ज होगा जो फिक्स टू फिक्स लगेगा। अब ये कितना सस्टेनेबल है, ये कितना चलेगा, कितना क्या होगा, वो एक अलग इशू है। बट फिलहाल एक बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन उठा रही है टैक्स पेयर्स के पैसों का यहाँ यूज करके, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, हो जाएगा। पहले इसको देखो तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है, वहीं पर इसको चलाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पूरे केरला में इसको फैलाया जाएगा। देखो केरला में नो डाउट स्मार्टफोन लिटरेसी रेट और भी भारत के किसी भी एरिया से बहुत ज्यादा है। वहां पे लिटरेसी रेट भी ज्यादा है तो स्मार्टफोन लिटरेसी रेट तो ज्यादा रहेगी। तो सरकार ये कह रही है कि बहुत जल्दी हम इस स्कीम को जो है शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में मार्केट में ले आएंगे और लोग जो है जल्द से जल्द इससे जुड़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेट्स सी इस पे क्या होता है। लेकिन नाम ध्यान रखना, केरला सवारी केरला स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करी गई है। पता है आपको किस चीज की है? टू साल्वेज अ वर्ल्ड कप सुप्रीम कोर्ट सेंड्स बॉल बैक टू AIFF कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना जो COA बनाया था बहुत अच्छी काम किया था, क्योंकि हमारे देश में जितनी भी ये स्पोर्ट्स की बॉडीज है सब बड़ा इरेगुलेशन है, बड़ी प्रॉब्लम्स है, बड़ी समस्या है। आप चाहे टेनिस का उठा लो, चाहे आप TT का उठा लो, चाहे आप फुटबॉल का उठा लो, चाहे आप कबड्डी का उठा लो, क्रिकेट में भी होती थी। बट जब से एक बार केस फाइल हुआ था, आपको याद होगा जब IPL मैच फिक्सिंग का लगा था, तो काफी हद तक चीजें बेटर हो गई थी। तो अब यहाँ पे लेकिन क्योंकि मजबूरी है, तो क्योंकि अभी हमें अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप अक्टूबर में होस्ट करना था, तो अब ये सारी मजबूरी है। इसी के चलते हुए जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हाथ पीछे लिए हैं और धीरे धीरे चीजों को किया जा रहा है। लेकिन अब यही माना जाएगा कि जो भाई AIFF का जो पूरा प्रोसीजर है ना वो फॉलो हो, क्योंकि अब इतना लेवल पर नेशनल लेवल पे बात उठ चुकी है। अब एक बहुत अच्छी चीज है कि बाईचंग भूटिया जैसे खिलाड़ी भी इसमें इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। जैसे कि देखो जब भी कोई स्पोर्ट्स बॉडी है उस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के द्वारा चलाई जाएगी तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। कोई तीसरा बंदा चलाएगा तो क्या होगा? कल मैं पढ़ रहा था तो AIF में मुश्किल से 3 से 4 लोग आज तक मेंबर बने हैं जो कि फुटबॉल से एक्चुअल में रिलेट करते थे। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके बाद क्या है? IS मैन प्लॉटिंग अटैक ऑन इंडिया लीडर हेल्ड रशिया। रशिया ने ऐसा कहा है कि टर्की में एक इस्लामिक स्टेट के बंदे को ट्रेन किया गया था, वो रशिया के थ्रू इंडिया में आके सुसाइड बॉम्बिंग करता। सुसाइड बॉम्बिंग मतलब अपने अंदर बॉम्ब लगा के बॉम्ब फट जाता, तो उसको रशिया ने पकड़ लिया है। तो ये एक न्यूज थी, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, समझ लो। फियरिंग बैन सेंटर रशेस टू सुप्रीम कोर्ट गेट रिलीफ ऑन IOA अफेयर्स। तो देखो जैसे कि फुटबॉल के साथ हो रहा है, ऐसे हॉकी के साथ भी COA बनी थी, इसी तरीके से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ भी बनी थी। तो उसी के चलते हुए मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में तुरंत गया कि कहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो इस पे बैन न लगा दे, फिर हमारे खिलाड़ी जो है वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो उसमें भी फिर COA को हटाया जा रहा है। पर यही कि रेगुलेटरी सारी खत्म कर दी जाए, इसके लिए वॉचडॉग सुप्रीम कोर्ट बना सकती है कि देखो भाई कोई घपलाबाजी ना हो। यहाँ पे देखिए इमरान खान को चार्ज कर दिया गया है टेररिज्म के चार्जेस से, जो कि बहुत ही पाकिस्तान को दिखाने का एक तरीका है कि पाकिस्तान क्या है, कुछ भी किसी पे कभी भी लगा दो,
लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, तो वाली चीज है। काइव बिहाइंड किलिंग ऑफ डुगीना, मॉस्को ने ऐसा कहा है। देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि पुतिन के राइट हैंड आप बोल सकते हो, उनकी बेटी को मार दिया गया है एक एक्सीडेंट के थ्रू, एक ब्लास्ट के थ्रू। तो मॉस्को ने ऐसा बोला है, रशिया ने ऐसा क्लेम किया है कि भैया यूक्रेन का इसके पीछे हाथ है। ऑल्दो यूक्रेन ने कल मना किया था, बट रशिया ने कहा है कि इन्हीं का इसके पीछे हाथ है। देन यहाँ पे एट यूएनएससी मीट इंडिया कॉल्स ऑन कंट्रीज टू रिस्पेक्ट ईच अदर सोवेनिटी, इनडायरेक्टली चाइना को हमने यहाँ पे टारगेट किया है। ये था हमारा आज का सेशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एट यूएनएससी मीट इंडिया कॉल्स ऑन कंट्रीज टू रेस्पेक्ट ईच अदर सोवेनिटी, यूक्रेन बिहाइंड किलिंग ऑफ डुगीना, रशिया ने ऐसा बोला है। इमरान खान चार्ज विद टेररिज्म, फियरिंग बैन सेंटर रशेस टू सुप्रीम कोर्ट गेट रिलीफ ऑन आईओए अफेयर्स, IS men plotting attack on Indian leaders held Russia to salvage a World Cup, Supreme Court send ball back to AIFF court। ठीक है, फिर हमने केरला सवारी के बारे में जाना, न्यू दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के बारे में जाना, एग्जीक्यूशन इन म्यांमार, पूरा म्यांमार क्राइसिस समझा। 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ठीक है, और बाकी चीजें तो मैंने आपको पूरी कहानी बताई ही है म्यांमार के बारे में। इंडिया क्यों नहीं कुछ बोलता है, तो मैंने ये भी बताया क्योंकि बॉर्डर एरिया है हमारा, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काफी सारे छोटे छोटे इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं जो इससे भारत खुद इतना लड़ाई कर रहा है, बच रहा है, उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे घटना करके इधर भाग जाते थे। तो म्यांमार की आर्मी की आपको नीड है, इसीलिए हम डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते हैं। हमने FTX क्रिप्टो कप के बारे में देखा। देन हमने चाइनीज कम्युनिस्ट कांग्रेस जो होने वाली है, पार्टी कांग्रेस होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा जाना। देखो इसमें एक पॉइंट मैंने नहीं बताया, लॉ मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी जिनपिंग जो है ये इस बार लीडर बनने की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं। आपको याद होगा चाइना में एक जीरो कोविड पॉलिसी आई थी, वो जी जिनपिंग साहब का ब्रेन चाइल्ड था, ऐसा कहा जाता है। ऑल्दो वो जो जीरो कोविड पॉलिसी थी ना, वो फेल हुई है। फेल क्या हुई है कि देखो एक केस आता था, सब कुछ बंद कर देते थे, पूरी इकोनॉमी शटडाउन हो जाती थी उस एरिया की। पर ये चीज चाइना के लीडर्स को भी पता थी, इवन जी जिनपिंग को भी समझ में आ गई थी कि यार ये पॉलिसी फेल है, लेकिन किसी ने इस पॉलिसी को खत्म नहीं किया। इवन अभी भी वो है, अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर वहां पे पूरी जगह को जीरो कोविड पॉलिसी लगा के रोक दिया जाएगा। तो ये जो है ना, मुझे एक चीज समझ में आई इस चीज को देख के कि क्या था, मतलब थोड़ा सा पहले बता देता हूँ फिर बताता हूँ। तो इन्होंने क्या किया ना, फिर अपनी, क्योंकि इनको पता है कि अभी कांग्रेस पे वोट्स होने हैं, चीजें होनी हैं और मुझे ही लीडर बनना है, तो ये अपनी कोई बात को गलत कैसे साबित कर दें, ये कैसे साबित कर दें कि हाँ यार मैंने गलत किया है, या मेरी कोई पॉलिसी जो है वो गलत जा रही है, या मैं कुछ गलत भी कर सकता हूं, तो ये वीक लगेंगे ना। तो इसीलिए ये चीजें। दूसरा क्या है, चाइना की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर जितने भी लीडर सबको इकट्ठा करने के लिए अभी नेशनलिज्म के मुद्दे चल रहे हैं, वियतनाम वाला, इंडिया वाला। तो इस तरीके की चीजें करी जाती हैं जिससे कि लोगों को एकता में लेके आए। जैसे कि आप इंडिया को देख लो, अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कल को अगर पाकिस्तान से कोई मुद्दा हो जाए, चाइना से कोई मुद्दा हो जाए, तो भाई हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा रहेगा। तो वो वाली चीज है कि अभी चाइना में जबरदस्ती इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है इनके द्वारा कि सभी लोगों को ये लगे कि हाँ यार अभी नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत है और इस तरीके की चीजें हैं, हम सब एक साथ रहो। तो ये है जी जिनपिंग साहब, है ना। दिस इज इट यार, यही था मेरा सिलेक्शन, आज का सेशन। दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लव दोस्ती सब करिए, पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ आपको आगे लेके जाती है लाइफ में वो कोई खराब नहीं होती, उस पर सोचने की भी जरूरत नहीं है। और बहुत बार ऐसे लोगों का आपके जीवन में आना, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके कोई भी रिलेशन हो, वो आपको बहुत ग्रो कराता है। एज ए इंडिविजुअल आप बहुत ग्रो करते हो। पर अगर बस यही ध्यान रखना है कि ग्रो ही हो रहा है, नीचे नहीं जा रहे हो। अगर नीचे जा रहे हो ना तो फिर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। टॉक्सिक चीज़ें दूर रखनी है अपने आप से। दैट्स इट यार, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।